हे गाइस, तो स्वागत है आपका फॉलिंग इन द पॉन्ड के लास्ट एपिसोड में। आई नो आप सबके साथ साथ मैं भी इमोशनल हूँ क्योंकि इस चैनल की ये फर्स्ट स्टोरी थी और आप अपने फर्स्ट के साथ थोड़े ज़्यादा ही अटैच रहते हैं, है ना। पर क्या कर सकते हैं, हर अच्छी चीज़ एंड तो होती है ना। और हमारी मैंगा की भी हैप्पी एंडिंग हो रही है तो इसी में खुश हो लेते हैं। कोल्ड की वजह से ना आवाज़ अभी भी मेरी ना परफेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ चला लेना, मजाक मत उड़ाना अपनी दी का। ओके, तो चले आज के एपिसोड की तरफ। तो येकिन और चेंगफाई जी के देश के पुराने रिवाज के हिसाब से नया घर बस लेना काफी नहीं होता, उसमें शिफ्ट होने के बाद अच्छे दोस्तों को बुला के खुशियाँ शेयर भी करनी पड़ती हैं। यस यस, करनी भी चाहिए, है ना। अब इसके लिए बड़ी सी पार्टी देना जरूरी नहीं, बस कुछ क्लोज फ्रेंड्स का गेट टुगेदर ही काफी होता है। और आज का दिन भी वैसा ही था। एक शांत सी ऑटम की दोपहर जब लाओ यीफेंग और जाओ फेंग गिफ्ट्स लेकर नए घर आ पहुंचे। कुकिंग शुरू करने वाले हो, पहले पानी का केटल चढ़ा लो। जैसे ही घर के अंदर आए, लाओ यीफेंग को चैन ही नहीं था। आजकल के यंग लोग ना ट्रेडिशंस नहीं जानते, ये सोच के उन्होंने खुद ही एक बेसिन उठाया, साफ पानी लिया, उसमें नमक मिलाया और पूरे घर में स्प्रिंकल कर दिया। फिर डोर तक आए और जमीन पर 2 कॉइन्स फेंक दिए। जैसे ही कॉइन्स का टिन्न हुआ, किचन का पानी भी उबल गया। अपने यहाँ वैसे शायद दूध उबालते हैं, राइट। खैर, आईज कर्व्ड इनटू स्माइल, लाओ यीफेंग प्राउडली बोला, इससे वेल्थ अट्रैक्ट होती है और पैसा बरसता है। लेकिन साइड से शॉक्ड और थोड़ा इम्प्रेस्ड मोड में सब देख रहा था और बार बार बोलता रहा, अच्छा है, वेल्थ अट्रैक्ट होने दो। स्क्वाड लीडर, मेरे लिए कोई और जगह ढूंढ लो ना जहां और रिचुअल्स करके पैसा बुला सकें। ओ माय येकिन। इतना सब हो गया कि लंच का वक्त भी शिफ्ट होके लेट आफ्टरनून मील बन गया था। टेबल पर कैजुअल बातें चल रही थी और सूरज ढलने को था। ज्यादातर येकिन और लाओ यीफेंग ही बात कर रहे थे, हाउस वार्मिंग रिचुअल से लेकर फेंग शुई तक। और घर के काम, चिमनी क्लीन कैसे करें, फ्रिज का स्मेल कैसे निकालें, मतलब बीवियों वाली बातें। ये किन तो मोबाइल फोन निकाल के नोट्स भी ले रहा था, मतलब इतना सीरियस था। जाओ फेंग ने फाइनली अपना ग्लास उठाया, सिप लिया और बोला, एकिन एक्टिंग बंद कर, तू इतना लेजी बंदा है, कितने दिन तक ये डिलीजेंस दिखाएगा। येकिन ने उसे तुरंत घूर के देखा, फिर बोला, मैं तुझसे अलग हूँ समझे, तू तो सिर्फ फैंसी ट्रिक्स यूज करते हो जो काम की होती ही नहीं। जाओ फेंग ने कैजुअली बोला, काम की चीज भी होती है, जिसे सैलरी कार्ड अपने पार्टनर को दे देना। और फिर लाओ यीफेंग की तरफ देखा और बोला, राइट बेबी। लाओ यीफेंग को पब्लिक में जाओ फेंग का इतना प्यारा प्यारा बोलना अभी भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। उसने तुरंत टॉपिक चेंज किया, ग्लास उठाया और बोला, नए घर की मुबारकबाद, तुम दोनों की लाइफ हमेशा स्वीट और हैप्पी रहे। आई विश टू। कुछ राउंड्स ड्रिंक के बाद लाओ यीफेंग, जो ज़्यादा अल्कोहल हैंडल नहीं कर पाता था, गालों पे हल्की सी ब्लश लिए येकिन के रैंडम जोक सुनते हुए बस हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, बीच में ही बोल उठा, मुझे याद है एक जोक जो क्लासमेट ये ने मुझे सुनाया था, बहुत फनी था। जाओ फेंग, जो उसके लिए श्रिम्प छील रहा था, क्यूरियस हो गया, बोला, कौन सा जोक। लाओ यीफेंग ने ताली मारी। पहले तो 3 मिनट तक खुद ही हंसी रोक नहीं पाया, फिर सांस लेते हुए बोला, एक दिन नुवा मिट्टी के पुतले बना रही थी और खुद ही हंस रही थी। पंगू ने पूछा, किस बात पे हंसी आ रही है, और नुवा ने क्या कहा, गेस करो। जाओ फेंग ने काफी सोचा पर कुछ समझ नहीं आया, तो हेल्प के लिए उसने येकिन की तरफ देखा। येकिन ने उसे थोड़ा चिढ़ाया, पर जवाब देने की बजाय जो बंदा अब तक चुपचाप वाइन पॉर कर रहा था, मतलब हमारा चेंगफाई ची, उसी ने काम टोन में जवाब दिया, जिंदगी में सबसे जरूरी होता है खुश रहना। लाओ यीफेंग ने आंखें बड़ी करके देखा, फिर बोला, ओ, क्लासमेट चेंग को भी ये जोक पता है, पक्का क्लासमेट ये ने बताया होगा, है ना। येकिन अपने चिन होल्ड करके उनकी हंसी सुनता रहा, लेकिन आधे मिनट बाद जैसे ही उसे रियलाइजेशन हिट हुई, उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसे याद आया, ये जोक तो उसने कभी चेंगफाई ची को भेजा था, पर वो भी उसके पुराने नंबर पर।
और उसने तो कहा था कि वो नंबर वो यूज़ भी नहीं करता। रात के 8 बजे के आसपास जब दोनों ड्रंक गेस्ट को उन्होंने टैक्सी में बिठा के भेज दिया, लेकिन हल्का सा झुक के चेंगफाई जी के शोल्डर पर लीन हो गया। वो उसे लेकर कम्युनिटी के अंदर एक छोटे कॉबल स्टोन वाले पाथ पर चल रहा था। बाहर वाइट रोड थी, लेकिन येकिन को ये नैरो ग्रीनरी वाला पाथ बहुत पसंद था। नशे में होने के बाद भी उसे हर टर्न का रास्ता याद था और चलते चलते वो मटर करता गया, तुमने झूठ बोला बैड ब्रदर, तुमने झूठ बोला मुझसे। काफी देर तक कोई जवाब न आने पर चेंगफाई जी ने पूछा, मैंने किस बात पर झूठ बोला? अल्कोहल अब असर दिखाने लग गई थी। येकिन ने एक छोटा सा बर्प लिया और उंगली से चेंगफाई जी के लेफ्ट चेस्ट पर पोक किया और बोला, झूठ बोला उस फोन नंबर के बारे में। नहीं है। 2-3 बार पोक करने के बाद समझा कि गलत जगह पोक कर रहा है तो सीधा उसके हार्ट पे पोक किया। फिर बोला, नहीं, मुझे बेवकूफ़ बनाने की सोचना भी मत, मैं सब याद रखता हूँ, समझे? चेंगफाई जी के लिप्स हंसी में हल्के से कर्ल हुए। फिर बोला, और किस बात पे झूठ बोला मैंने? येकिन के फुटस्टेप्स एकदम रुक गए। थोड़ा सा स्मृक, फिर अपने सीने पर हाथ मार के ड्रामा करते हुए बोला, तुमने मेरा दिल चुराया, मेरा दिल, और अब इग्नोर कर रहे हो? तुम तो बड़े बदमाश निकले। इतना कहकर येकिन ने चेंगफाई जी का हाथ छोड़ दिया और जाकर पास के एक ट्री को हक कर लिया, पैर सीधा मिट्टी में, और चिल्ला चिल्ला कर डिक्लेयर कर दिया, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। चेंगफाई जी उसकी ये उल्टी सीधी हरकतें देखकर हंस ही पड़ा। उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो पहले घर चलें, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन ये किंग तो जिद्दी, हेडशेक प्लस एक बड़ी सी यौन, रेड फेस बाग से चिपका के आंखों को स्क्विंट कर रहा था, जैसे यही सोने का प्लान बना लिया हो। ये पहली बार था जब चेंगफाई जी ने उसका ड्रंकन ड्रामा देखा था। लास्ट टाइम तो बस कार के बैक सीट में वो सो गया था, पर अब का लेवल ही अलग था। सोचा बस किसी तरह उसको घर ले जाऊं और सुला दूं। वो उसके सामने बैक करके हाफ स्क्वाटिंग पोजीशन में नीचे बैठ गया और येकिन से बोला, आ जाओ, चढ़ जाओ। अल्कोहल के धुंधले क्लाउड्स में भी येकिन इतना टेम्पटिंग ऑफर मना नहीं कर पाया। थोड़ा हेसिटेट तो हुआ, फिर धीरे से उसकी पीठ पर चढ़ गया। और सच कहूँ तो चेंगफाई जी की ब्रॉड वार्म बैक कोल्ड ट्री ट्रंक से तो 1000 गुना बेटर ही थी ना। इवन स्टेप्स, स्टेडी हार्ट बीट, सबका असर येकिन की आंखें बंद हो गईं और हवा के साथ उसकी हार्ट बीट का रिदम सुनता गया, जैसे एक छोटी सी नदी यादों के किनारे से बह रही हो। याद है बलून वाला किटन? पीछे से येकिन की हल्की सी आवाज़ आई। चेंगफाई जी ने हेड टिल्ट किया, फिर बोला, याद है? क्यों? येकिन ने शोल्डर पे हेड टिकाते हुए कहा, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद फिर बोला, याद है कॉलेज एंट्रेंस के बाद ट्रॉपिकल आइलैंड ले जाने का बोला था तुमने? याद है टाइम स्क्वायर के डेजर्ट्स? याद है मिल्क फ्लेवर्ड लॉलीपॉप्स? वो भी याद है। मूवी थिएटर का पॉपकॉर्न? याद है। हर जवाब येकिन के लिए एक ट्रेजर चेस्ट खुलने जैसा था। उसके लिप्स ईयर टू ईयर स्माइल में और आर्म्स चेंगफाई जी के नेक के अराउंड और टाइट हो गए। जब उसकी ब्रेथ्स और स्टेडी हो गई तो चेंगफाई जी ने सोचा शायद सो गया होगा, ठंड ना लग जाए, इसलिए उसको एडजस्ट करके पूछा, येकिन? बस हल्की सी के साथ टोज उसके स्टेप्स के रिदम में हिलते रहे। फिर चेंगफाई जी ने सॉफ्टली कहा, ये ज़ाओरान। और जैसे ही स्विच ऑन हुआ हो, इंस्टेंट रिप्लाई, उसके बाद चीक रब करके मफल्ड वॉइस में येकिन बोला, तुमने बोला था शादी करोगे, फिर झूठ मत बोलना ब्रदर। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। हैंगओवर का असली रंग दिख रहा था। हेड स्प्लिटिंग, आईज बेयरली ओपन। येकिन मुश्किल से बेड से उठा और जैसे ही कल रात के कुछ फ्लैशेस याद आए, पलट के बेड के साइड पर देखा। खाली। सांस एकदम अटक गई। पूरा बॉडी अलर्ट मोड में। सीधा बेड से जंप मारा, शूज का भी होश नहीं। दरवाजा खोलते ही सीधा किसी की आर्म्स में। वो हक जिसे डूबते को सहारा मिल गया हो। तभी चेंगफाई जी बोला, स्लीपर्स क्यों नहीं पहने? और येकिन बस चुप, शोल्डर्स डाउन, मुड़कर रूम में वापस जाने लगा।
बेड पे क्रॉस लेग बैठ के इधर उधर देख रहा था। तभी चेंग फाई ची ने उसके स्लीपर्स उठा के बेड पे रखे, उसके एंकल्स पकड़ के पूछा, क्या हुआ, तुमने सोचा मैं चला गया? येकिन ने यस कहने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ चुप रहकर इस छोटे एपिसोड को खत्म करने की कोशिश की। चेंग फाई ची वैसे तो कभी सवाल नहीं पूछता, इसलिए जब येकिन चुप रहा तो उसने भी आगे कुछ पूछा ही नहीं, बस शांति से उसे शूज पहनाए और खड़ा होने में हेल्प की। नींद तो कब की येकिन की उड़ चुकी थी, पर येकिन का टच सेंस अभी भी शार्प था। उसने महसूस किया हाथ पे कुछ मेटालिक सा। शायद उसे ये तब भी टच महसूस हुआ था जब फाइची उसे एंकल में शूज पहना रहा था। नजर नीचे की और देखा चेंग फाई ची के लेफ्ट हैंड पे एक चमकती हुई रिंग थी। चेंग फाई ची ने भी उसकी गेज फॉलो की और फिर अपना हाथ उठा के उसी पजल लुक के साथ बोला, तुमने ये रिंग मुझे कब पहनाई? येकिन का दिल एकदम रेस मोड में। क्या मैंने कल रात को नशे में सिर्फ बकवास ही नहीं कर रहा था, कुछ उल्टा पुल्टा काम भी कर दिया क्या? पर ये टेंशन का बबल तभी फूटा जब उसने देखा कि चेंग फाई ची के लिप्स पर एक छुपी हुई सी स्माइल थी। बस येकिन समझ गया कि फिर से उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। थोड़ा एम्बैरेस्ड, थोड़ा अनॉयड, वो मुड़कर निकलने लगा, पर एक स्ट्रॉन्ग पुल ने उसे आगे जाने से रोक लिया। चेंग फाई ची ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां सीधा उसकी उंगलियों में इंटरलॉक और दोनों के रिंग फिंगर्स पे मैचिंग रिंग्स मॉर्निंग लाइट में चमक रही थी। फिर बोला, कहाँ भाग रहे हो? चेंग फाई ची थोड़ा सा लीन हुआ, अपना चेस्ट उसके ट्रेम्बलिंग बैक के साथ प्रेस किया और लिप्स उसके ग्रेजुअली वार्म होते ईयर लोब्स को टच कर गए। फिर बोला, जो किया है उसकी जिम्मेदारी लो, ये जाओ रान को ये पता नहीं क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा एंड ऑफ नवंबर में। लेट ऑटम तक भी येकिन के पास अभी भी बहुत सारे बीन्स बचे हुए थे, जो उसने फ्रिज खरीदते ही नेक्स्ट डोर सुपरमार्केट से किलो के किलो ले लिए थे। हर बार सिर्फ एक छोटा सा कप सोया मिल्क ही चाहिए होता था, लेकिन बीन्स किलो में खरीदने का रिजल्ट ये था कि चाहे चाय की जगह सोया मिल्क पियो, स्टॉक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर शुरू हुई बीन इनोवेशन, नए तरीके तलाश करना, और उसका सॉल्यूशन मिला बीन पॉरेज। शुरू में काफ़ी नॉवेल लगता था। रात को बीन सोक करो, सुबह राइस के साथ प्रेशर कुकर में डालो, और जब दोनों रेडी होके किचन में आते, पॉरेज बिल्कुल गरम गरम तैयार होता। और एक हेल्थ शो देखने के बाद न्यूट्रिशंस की बातों ने येकिन का दिमाग वॉश कर दिया। फ्रूट्स और वेजीज ही हेल्दी लाइफ का राज है। इसलिए उसने पॉरेज में स्पिनच, ग्रीन्स, कैरेट सब डाल दिया। कलरफुल तो लगता था, पर क्योंकि शुगर या नमक कुछ ऐड नहीं होता था, तो टेस्ट बिल्कुल नेचर का असली फ्लेवर, यानी कि ब्लैंड। अब हर चीज़ अच्छी थोड़ी लगती है ना? और एक महीने तक सिर्फ येकिन ही नहीं, फूड पे ज़्यादा ध्यान न देने वाला चेंग फाई ची भी अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा था। अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता कि येकिन रोज़ ऑफिस से आते ही बीन्स वॉश करता है, सुबह जल्दी उठ के वेजिटेबल्स कट करके पॉरेज बनाता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन भी रिसर्च करता, तो शायद वो रोड साइड से 2 गरम बंस ही ले आता। फिर एक सुबह लेट नवंबर का येकिन ने वार्म बेड छोड़ के मुश्किल से उठना मैनेज किया और सीधा किचन, आंखों में नींद, हाथ में कल खरीदे वेजिटेबल्स, पर पानी छूने से पहले ही पीछे से एक वार्म हग। चेंग फाई ची की आवाज़, बोला, आज पॉरेज बनाने की ज़रूरत नहीं, चलो बाहर खाते हैं। येकिन को लगा, हाँ बस, फाई ची अब उसके पॉरेज से ऑफिशियली बोर हो गया लगता है, इसलिए पूरे रास्ते उसका मूड थोड़ा डल रहा। जब रेस्टोरेंट आए तो चेंग फाई ची ने उसे अंदर ले जाके सीट दी। येकिन फ़ोन पर रेसिपीज देख रहा था और एक वॉलनट रेड बीन पाई पर अटक गया। वॉलनट्स ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, परफेक्ट अपने कंप्यूटर ऑब्सेस्ड भाई के लिए, लेकिन शुगर का कंटेंट थोड़ा उसे ज़्यादा लगा, इसलिए ब्रो फरो करके कंफ्यूज हो गया। तभी चेंग फाई ची उसे एक सिंपल सा डेजर्ट शॉप ले गया, और जब छोटा सा केक टेबल पर आया, येकिन को एकदम से याद आया, ओह आज तो उसका बर्थडे है। बर्थडेज येकिन और चेंग फाई ची के लिए एक अजीब मिक्स थे, आधी यादें मीठी और आधी थोड़ी चुभने वाली। और जब येकिन को याद आया कि उसने 2 बार फेक बर्थडे बता के अपने भाई को कंफ्यूज किया था,
तो उसका मन का बैलेंस थोड़ा हिल गया। तभी अपनी फेवरेट चॉकलेट केक का भी टेस्ट उसे फील नहीं हुआ। कुछ बाइट्स ली, स्पून मुंह में दबाए, बस खामोशी से बैठा रहा। चेंगफाई ची ने तुरंत नोटिस किया। उसने पूछा, केक पसंद नहीं आया क्या? मैंने देखा था कि तुम लेटली लाइट टेस्ट पसंद कर रहे हो, इसलिए शुगर कम डाली थी मैंने। येकिन ने कीवर्ड पकड़ लिया। बोला, वीट, ये केक तुमने बनाया है? हाँ, चेंगफाई ची ने कैजुअली हेड नोट किया। कल काम लेट खत्म हुआ तो यहाँ आने के बाद ही बना पाया। रात भर फ्रीजर में रखा, शायद इसीलिए ना टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो। बस ये सुनते ही येकिन ने एक बड़ा स्पून भर के मुंह में डाल लिया और स्वैलो करने के पहले ही बोला, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चेंगफाई ची हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, अरे जोर मत दो, अगर नहीं खाना तो छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए रात को नया केक ले आऊंगा। नहीं, यही चाहिए मुझे। येकिन ने अपने दोनों हाथों से केक को हग कर लिया, जैसे कोई छोटा किटन अपने खाने का बर्तन प्रोटेक्ट करता हो। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, कोई इसे टच नहीं करेगा। और फिर वो हर बाइट को केयरफुली एंजॉय करने लगा। अगर थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग लिप्स पे लगता तो लिक करके क्लीन करता। टेबल पर गिरता हुआ छोटा सा केक क्रम्ब भी वेस्ट नहीं होने दिया उसने। आखिर में आधा केक फिनिश हुआ और आधा पैक करा के घर ले जाने का ऑर्डर दे दिया। उस दिन दोनों को काम था। चेंगफाई ची ने येकिन को शूट लोकेशन ड्रॉप किया। कार से उतरते वक्त येकिन हर 2-3 कदम पे पीछे मुड़ के हाथ हिला के बाय करता। टोटल 5-6 बार किया पट्टे ने, और मन ही मन सोचता, बस कुछ घंटों की बात है, घर जाके आज अपने भाई के साथ वो बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करेगा। मेकअप रूम में मिरर के सामने बैठा था कि तभी येकिन का फोन पॉकेट में वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे देखा, चेंगफाई ची का ओल्ड नंबर का एक मैसेज था और अंदर मैसेज में सिर्फ एक लाइन, अपना लेफ्ट पॉकेट चेक करो भाई। ये देख के येकिन का गला टाइट हो गया। 2 गहरी सांसें लेकर उसने आंसू को रोकने की कोशिश की। फोन रख के उसने अपने कोट के दूसरे पॉकेट को टच किया। सबसे पहले मिला एक स्लिपरी प्लास्टिक पेपर और उसके अंदर एक गोल गोल सा ऑब्जेक्ट। जब उसने निकाला, येकिन फिर से एकदम फ्रीज सा हो गया। स्टाइलिश जो उसके पीछे बैठ के हेयर सेट कर रहा था, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लॉलीपॉप, तुम तो इतने पतले हो, मुझे लगा स्नैक्स वैसे भी नहीं खाते होंगे। येकिन ने अपनी उंगलियों से वो 6 एकदम सेम मिल्क फ्लेवर्ड लॉलीपॉप्स घुमाई और सॉफ्टली बोला, ये बर्थडे गिफ्ट है, 1 साल के लिए एक। वो धीरे धीरे लास्ट लॉलीपॉप फिनिश करता गया और इसी तरह कैपिटल में विंटर चुपके से आ गई। साल के एंड में सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। जाओ फेंग शहरों की गलियों में चोर पकड़ता फिर रहा था। लाओ फेंग सुबह जल्दी उठ के रात तक स्टूडेंट्स के लिए लेसन्स प्रिपेयर करता था। और चेंगफाई ची, वो तो कैपिटल और सिटी एस के बीच में ही ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई नॉन स्टॉप ट्रेन हो। सफ़र के बीच के थोड़े से वक्त में ही हर डिपार्टमेंट के ईयर एंड रिपोर्ट्स को वो रिव्यू करता जा रहा था। इन सब के कंपैरिजन में येकिन के पास काफ़ी फ्री टाइम था। उसने जस्ट एक लो बजट आर्ट फिल्म रैप की थी, 2 लोकल वैरायटी शोज में गेस्ट बन के गया था और कुछ कमर्शियल्स के बाद न्यू ईयर से पहले कोई काम नहीं बचा था। और जब फ्री टाइम मिलता है तो इंसान सोचता है कि अब क्या करे, जैसे स्कूल वापस जाना, पढ़ाई करना। एक कमर्शियल परफॉर्मेंस के बैक स्टेज पे येकिन ने सॉन्ग को कॉर्नर में जाके पूछा था, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का कोई अच्छा सजेशन है क्या? सॉन्ग ने ब्लिंक करते हुए बोला, मैं तो बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करता था। भाई, तुम्हें स्कूल छोड़े तो 6 साल हो गए हैं ना, शायद अब तुम एग्जाम भी नहीं दे सकते। पास से गुजर रहे हेस हैंड सॉन्ग ने भी सुन ली थी ये बात और सीधा टॉन्ट मार दिया। बोला, 20s में हो, अब भी कॉलेज जाना चाहते हो, एडल्ट एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा तुमसे। येकिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस क्वाइटली लियू को कॉल किया। लियू, वो ड्रामा की हीरोइन जो उसे सिस्टर की तरह मानती थी, और थैंक यू डिनर को इनवाइट दे दिया क्योंकि शूट पे उसने उसका ख्याल जो रखा था। लियू जो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स फैमिली से थी और जिसका बॉयफ्रेंड भी एक्टिंग डिपार्टमेंट का ग्रेजुएट था, तो उसने येकिन की रिक्वेस्ट अपने घर पे डिस्कस की। फिर एडवाइस दिया, अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हो तो आर्ट स्कूल ट्राई करो ना, एंट्री थ्रेशोल्ड भी उसका लो होता है और काम के लिए भी तुम्हें यूजफुल होगा।
शाम को येकिन ने कैपिटल फिल्म एकेडमी का एडमिशन ब्रोशर ध्यान से पढ़ा। चलो ट्राई करते हैं, उसने सोचा। उसका फोटो खींच के सीधा उसने चेंगफाई जी को भेज दिया। सिर्फ 3 मिनट के अंदर सिटी एस में बैठे चेंगफाई जी का वीडियो कॉल आ गया। कॉल कनेक्ट होते ही वो सीधा बोला, कॉलेज अटेंड करना चाहते हो? येकिन थोड़ा शर्माते हुए हाँ में सर हिला देता है। हाँ, काफ़ी टाइम से सोच रहा था। आजकल फ्री भी हूँ, थोड़ा रिसर्च किया और एक्टिंग मुझे काफ़ी सही लग रही है। सीख लेना चाहिए ना। मैं लाइफ पर हीरोइन का भाई बन के तो नहीं रह सकता ना। पहले तो उसका सपना बस सी यूनिवर्सिटी जाने का था। ना मेजर का पता था, ना अपनी पसंद का। पर अब दिल की सुन के गोल मिल गया था। बस एक चीज़ की कमी थी, अपने भाई का सपोर्ट और इसका अप्रूवल। चेंगफाई ची ने एक पल सोचा और येकिन ने मन ही मन अज्यूम कर लिया कि शायद चेंगफाई ची सोच रहा है कि ये कोई प्रोग्रेस नहीं है और गोल भी लो है। लेकिन तभी चेंगफाई ची की आवाज़ आई, काफ़ी मुश्किल होगा काम और पढ़ाई बैलेंस करना। येकिन ने एक लंबी सांस ली, रिलीफ के साथ मुस्कुरा के बोला, इतना मुश्किल क्या है? तुम भी तो काम और पढ़ाई एक साथ करते थे ना। तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? उसकी ये कॉन्फिडेंट टोन सुनकर चेंगफाई जी के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने एग्री किया और प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए अलग अलग कॉलेजेस का एडमिशन इन्फो ढूंढेगा, क्योंकि इतने साल बाद वापस पढ़ाई स्टार्ट करना इजी नहीं होता ना। ज़्यादा ऑप्शंस रखना ज़रूरी था। शाम के 8 बजे चेंगफाई जी अभी भी ऑफिस में था। येकिन ने अपना पॉइंट क्लियर करके समझदारी से कॉल एंड करने की सोची ताकि चेंगफाई जी वहाँ अपना काम कंटिन्यू कर सके। लेकिन वीडियो कट होने के पहले ही चेंगफाई जी ने अचानक पूछा, कभी सोचा है अगर फ्यूचर में तुम फेमस हो गए तो? इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद येकिन जानता था कि जो सेलेब्स लोगों को ग्लैमरस लगते हैं उनका रियल लाइफ शेड्यूल होता है क्रेजी। पूरा साल शूटिंग, घर से दूर और पब्लिक की नज़रों में अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करते हुए। और जो नॉर्मल इंसान अपनी लव लाइफ एंजॉय करता है, उस एक सेलिब्रिटी के लिए ये उसके करियर के लिए रिस्क बन सकता है। पर येकिन जिद्दी था। वो चेंगफाई जी का हिडन मीनिंग समझा ही नहीं और सीधा बोल दिया, अपने सीने पर हाथ मार के, जब मैं फेमस हो जाऊंगा ना तब तुम्हें इतना काम करना ही नहीं पड़ेगा भाई। तुम बस घर पे आराम करना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चेंगफाई जी पहले तो थोड़ा चौंक गया, फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है। और बस येकिन ने अपने दोस्तों की मदद से डायरेक्शन चूज किया और अगले साल फरवरी के लिए मेजर यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी कहानी भी चल रही थी। चेंगफाई जी ने अपनी कैपिटल वापसी की फ्लाइट कैंसिल कर दी क्योंकि चेंगजिन, उसकी माँ, सीरियसली बीमार थी और अब वो सिटी हॉस्पिटल में उसके पास ही रुक गया था। हर साल का सर्दी का मौसम चेंगजिन के लिए थोड़ा टफ होता था, पर इस बार तो और भी ज़्यादा। एडमिशन से पहले 3 दिन 2 रात कोमा में, चेहरा सूख गया, वजन कम हो गया और नींद में भी ऐसी भौहें सिकोड़ रही थी जैसे कोई दर्द से गुजरती हो। दूसरे हफ्ते में जब थोड़ा होश आया तो पिलोज के सपोर्ट से बैठी, पर हाथ अभी भी इतने कांप रहे थे कि कटलरी तक संभाल नहीं पा रही थी। फाइजी चुपचाप बेड के पास बैठकर एक एक स्पून उसे खिलाता रहा। कभी कभी जब होश ज्यादा होता तो वो भी बेवजह बातें शुरू कर देती। ई फैमिली में ज्यादा दिखने की एडवाइस, एन होंग की तारीफ, वो अच्छी लड़की है, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आती? और फिर कहीं बीच में, मम्मी का नाम रोशन करो या बाहर चलो मम्मी के लिए प्लीज। फाइजी जानता था ये सिर्फ एक फ्रेल बॉडी नहीं बल्कि एक थका हुआ मन भी था, इसीलिए बस चुप ही रहता। पर कभी कभी वो अचानक बेचैन हो जाती, जैसे आज। फाइजी येकिन से फोन पे बात करके वार्ड में वापस आया तो चेंगजिन ने तुरंत उठ के पूछा, किससे बात कर रहे थे? कॉल, फाइजी ने सिंपल सा जवाब दिया। किससे? तुम्हें नहीं पता? उसके काम चेहरे को देखकर चेंगजिन ने अपने दिमाग में हर तरीका ढूंढा उसे दबाने का, पर फेल। तभी उसकी नजर पड़ी फाइजी के हाथ पर। एक रिंग थी। उसका दिल एकदम से उठकर गले तक ही आ गया। बोली, ये कौन सी रिंग है? वेडिंग रिंग। किसके साथ? किसके? उसकी आवाज कांप रही थी। दांतों की कसक उसके सफेद चेहरे को और ज्यादा तीखा बना रही थी। वो, ये नाम का लड़का?
मैं नहीं मानती, माँ नहीं मानती, तुम उसके साथ नहीं रहोगे। फाइची ने कुछ नहीं कहा, सर झुका के पानी का कप टेबल पर रख दिया और उसकी उठी हुई क्विल को दोबारा ठीक से टक कर दिया। जब चेंगजिन ने उसका हाथ पकड़ के जोर से दबाया तभी उसने बस सह लिया जब तक हड्डियां तक क्रीक ना कर गईं। फिर चेंगजिन के हाथों का एक बार उस पुराने स्कार पे लग गया, वो स्कार जो सालों से नहीं मिटा था, एक ऐसा निशान जो माँ और बेटा के बीच वो पहाड़ बन चुका था जो कभी क्रॉस नहीं हो सकता था। उस कार को छूकर चेंगजिन का चेहरा एकदम ज्यादा उदास हो गया और उसने अपना हाथ तुरंत छोड़ दिया। चेंगफाइची ने भी अपना हाथ वापस खींच लिया, सीधा उठकर डोर की तरफ चल दिया, कोट उठाया, पहना और बस इतना ही कहा, मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा आराम करो। कुछ सेकंड्स रुक के चेंगफाइची ने धीरे से ऐड किया, जब तुम स्टेबल फील करोगी मैं उसे लेके आऊंगा तुमसे मिलाने। चेंगजिन जो काफी देर से चुप थी आखिर रिएक्ट कर गई, होठ टेढ़े करके कोल सा लाफ देते हुए बोली, विजिट? ये मत सोचना कि उसने मेरे लिए एक पैर तोड़ दिया तो मेरा दिल जीत लेगा, मैं कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। फाइची के लिप्स हल्की सी लाइन बन गए, वो ये लफ्ज पहले भी सुन चुका था पर इस बार जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। सच तो ये था कि चेंगजिन खुद भी जानती थी कि उसके मना करने का अब कोई मतलब नहीं है। इतने साल मौत की धमकी देते देते वो अपने बेटे को वैसे ही दूर कर चुकी थी, जैसे कोई पतंग का धागा टूट जाता है जो एक बार छूट गया तो फिर वापस कभी नहीं आता। वो बेटा जो बचपन में माँ कहकर उससे चिपक जाता था, जिसने अपनी हर बात पे उस पर भरोसा किया था, वो कब का खो गया था। थक कर चेंगजिन ने अपना पूरा जिस्म छोड़ दिया, जैसे बस अब हिम्मत ही नहीं थी। सीने का बोझ हल्का करते हुए गहरी सांस ली और आंखें बंद करके अपनी जिंदगी का एक छोटा सा रिवाइंड देख लिया। जिंदगी जो लोगों को शायद बड़ी सुंदर लगती थी पर असल में सिर्फ अंधेरी और गंदी थी। आंखों के सामने मंजर धीरे धीरे फेड हुआ और फ्रीज हो गया एक पुरानी गर्मी के मौसम पर 20 साल पहले का। तब वो अपने हाथ में डिप्लोमा लेके अपने फ्यूचर के सपने देखती थी, ये मान के चलती थी कि मोहब्बत का अंजाम हमेशा शादी होता है और मेहनत से तुम अपने सपने और अपने इंसान को संभाल सकते हो। फिर जैसे उसकी रूह शरीर से अलग हो गई, ऊपर से वो अपने आप को देख रही थी। एक तरफ वो पुरानी चेंगजिन जो स्मार्ट थी, बोल्ड थी, आंखों में उम्मीद थी, और दूसरी तरफ ये बीमार, थकी हुई, टूटी हुई चेंगजिन जो बेड पर पड़ी थी। पुरानी चेंगजिन ने नीचे देखा, उसकी आंखों में बस एक ही इमोशन था, तनाव और तरस का एक अजीब सा मिक्स, जिसे कह रही हो अगर मैं होती ना तो कभी इस हालत में नहीं आती। तब फाइची डोर तक आ गया था और उसने पीछे से अपनी माँ की हल्की थकी हुई आवाज़ सुनी, अगर तुम उसे इतना पसंद करते थे तो उससे अलग क्यों हुए? फाइची के कदम रुक गए, कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुड़कर बोला, हर इंसान के पास अपनी राह चुनने का हक होता है और अपने चुने हुए रास्ते की जिम्मेदारी उठाने का फर्ज भी। मैं तो वो नहीं हूँ और कभी उसकी तरह हो भी नहीं सकता। नए साल के दिन चेंग फाइची रात भर एस सिटी से लौटकर सीधा टेबल पे बैठ गया और उसके सामने था येकिन का नया एक्सपेरिमेंट, टाइगर स्किन चिली पेपर्स। कैसा लगा? येकिन ने पूरा एक्सपेक्टेंट लुक देकर पूछा। मैंने श्रिम्प हाथ से बीट किया, 20 मिनट लगे ताकि वो फर्म और चुई बने। चेंग फाइची ने 2 बार चबाया और उसका मुंह चल के बीच एक लकीर सी आ गई। येकिन का दिल एकदम से धक हुआ। क्या हुआ? अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन पूरा खत्म करके फाइची ने दूसरा पीस उठाया। श्रिम्प मीट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये गलत चिली पेपर है, ये अर्शिंग टाओ है। येकिन का रिएक्शन, ये क्या होता है? बाइडू खोला, फोटो कंपेयर किया और फिर डिसअपॉइंटमेंट मोड ऑन। अरे ये तो पतले पतले हैं, श्रिम्प का फीलिंग ही नहीं होता। और स्टॉल वाले ने बोला ये परफेक्ट है टाइगर स्किन के लिए। फाइची ने कामली बोला, मेरे लिए परफेक्ट है लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी, तुम ज़्यादा मत खाना। ये किन हंस के बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद है ना, बस मैं सिर्फ श्रिम्प निकाल के खा लूँगा। और फिर दोनों ने एक एक बाउल चावल के साथ वही डिश शेयर की। बीच बीच में फाइची बार बार अपने चॉपस्टिक से श्रिम्प निकालकर येकिन के बाउल में डालता रहा। खा के येकिन ने पेट को टप टप करते बोला,
लगता है पूरे महीने का हेल्दी डाइट बर्बाद। एक मील ने मुझे लिबरेशन से पहले वाले दिनों में वापस भेज दिया। फाइची ने सीरियस टोन में बोला, कभी कभी अनरीजनेबल डाइट से बॉडी का पोटेंशियल एक्टिवेट होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। सच में? और येकिन जो हमेशा अपने भाई की बातों पे भरोसा करता था, फटाफट सोया मिल्क बनाने चला गया। थोड़ी देर बाद सोफे पे चक्कर काटते हुए उसने कैजुअली पूछा, वैसे तुम्हें ये अर्जाउटाओ का नाम कहाँ से पता चला? फाइची ने बोला, जब मैं अब्रॉड था ना, एक क्लासमेट था एस प्रोविनेंस का, हर साल चाइना से ये लंबी पतली मिर्चियाँ लाता था। उसी ने बताया कि ये अर्जिंग टाओ है। ओह, येकिन ने सर हिला के फिर पूछा, तुम्हारे स्कूल में ज़्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स थे? वो लोग खाते पढ़ते खेलते क्या थे? फाइची ने सब पेशेंटली बताया और फिर पूछा, तुम्हें हमारे स्कूल में इंटरेस्ट आ गया क्या? येकिन ने थोड़ा शर्मा के बोला, हाँ, कॉलेज जा रहा हूँ ना, तो क्यूरोसिटी है। सच तो ये था कि वो सिर्फ उन जगहों को देखना चाहता था जहाँ उसका भाई रहा था, और वो एक्सपीरियंस महसूस करना चाहता था जो उसने किए थे। फाइजी ने बात सीरियसली ले ली और तुरंत अपना पोस्ट न्यू ईयर का काम दिमाग में गिनना शुरू किया। इस समर तुम्हें ले जाऊंगा, एक ट्रॉपिकल आइलैंड भी विजिट करेंगे, ठीक है? येकिन ने खुशी में जोर से चिल्लाया, पिलो को कॉर्नर में पटक के सीधा सोफे पे चढ़ गया। फिर अपने ही रिएक्शन पे रियलाइज किया कि थोड़ा ज्यादा हो गया, तो धीरे से पैर नीचे करके सीधा होके बैठ गया, पूरा इनोसेंट, जो भाई कहेगा वही करूंगा वाला एक्सप्रेशन लेके। चेंग फाइची ने कंप्यूटर बंद किया, हाथ स्ट्रेच करते हुए हल्के से कहा, समर अभी दूर है, उससे पहले क्या तुम मेरे साथ नंबर 6 मिडिल स्कूल चलोगे? फिर डेट भी फिक्स हो गई, 14 फरवरी, चेंग फाइची का 26 बर्थडे का अगला दिन। प्लेन से उतरते ही फाइची सीधा नंबर 6 मिडिल स्कूल गया और वहाँ ग्लिंको ट्री के नीचे येकिन खड़ा था। किसी को आते देख के उसके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं थी। सीधा आगे बढ़ने लगा, हेड साइड में घुमा के लिप्स को पाउट करता हुआ। उसके लूज शू लेसेस भी हिलते हुए काफी नोटिसेबल लग रहे थे। फाइची आगे बढ़ के उसका बैग लेना चाहता था, पर येकिन ने हेड शेक करके उसे रिफ्यूज कर दिया। बस जब फाइची ने अपने पॉकेट से एक रोज निकाला, तब जाके उसके एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हुए। सच बोलूं तो या तो वो गुस्सा था या फिर टाइमिंग पर कर्ज कर रहा था। स्प्रिंग फेस्टिवल साथ स्पेंड ना कर पाना चलो ठीक है, पर कल तो उसका काम कैपिटल में था और फाइची का अर्जेंट काम सिटी एस में निकल आया। तो हुआ यूं था कि चेंग फाइची का बर्थडे वो दोनों साथ नहीं मना पाए थे। जो स्पेशल बर्थडे प्लान्स वो महीनों से बना रहा था, सबका सत्यानाश। बर्थडे तो वही होता है ना जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसे एक दिन बाद मनाने का क्या ही मतलब है? येकिन के दिमाग में यही सब चल रहा था। दोनों साइड बाय साइड नंबर 6 मिडिल स्कूल के बैकडोर वाले पाथ पर चल रहे थे। येकिन ने अपने हाथ में फ्लावर्स को देखा और शर्मा के बोला, चलो इस बार तो छोड़ो, अगले बर्थडे पे और उसके नेक्स्ट पे और उसके नेक्स्ट पे तुम्हें मेरे साथ ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइची ने तुरंत हाँ बोल दिया और ऐड किया, अगर नहीं किया तो मैं पपी। बैक डोर का पार्किंग लॉट विंटर वेकेशन की वजह से बिल्कुल खाली था। येकिन काफ़ी टाइम बाद यहाँ आया था। आउटर रेलिंग पकड़ के अंदर झांकने लगा और कंप्लेन करते हुए बोला, अगर तब फेंस होता तो इतनी गाड़ियाँ चोरी नहीं होती। फाइची ने भी एग्री करते हुए बोला, और अगर तब फेंस होता तो शायद मेरे टायर्स भी किसी ने पंचर ना किए होते। येकिन को पता था कि चेंग फाइची उसे सिर्फ छेड़ रहा है, फिर भी येकिन का चेहरा लाल हो गया और बिना मतलब का वो आर्ग्यू करने लग गया। बोला, अच्छा, मैंने टायर्स नहीं पंचर किए थे, ओके, जाओ फेंग और बाकी लोगों ने किया था, मैं तो बस वहाँ वॉच पे था। और वैसे भी बाद में मैंने तुम्हारी साइकिल साफ की थी ना, सॉरी के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि वो भी धमकी के बाद की थी, और साफ करते वक्त बेचारा इतना अपसेट था कि बस रोने ही वाला था। स्कूल गेट पे हॉलीडे में भी गार्ड ड्यूटी होती थी। 6th मिडिल स्कूल अब काफ़ी मॉडर्न हो गया था। बैक गेट पे इलेक्ट्रिक डोर और पास में गार्ड हाउस भी। अंदर हीटर चालू था और सिक्योरिटी वाले अंकल अंदर आराम से डोज कर रहे थे। जब किसी ने खिड़की पे नॉक किया तो अंकल ने गुस्से में ग्लास खोला। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है,
अनऑथराइज एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे ही चेंग फाइची और येकिन ने एक साथ बोला हेलो अंकल, अंकल ने आंखें फुल ही खोल दी और हैरान होके बोले, अरे तुम दोनों। बैकडोर वाले सिक्योरिटी गार्ड वही पुराने वाले थे। तब जब दोनों स्कूल में प्यार के चक्कर में थे, उनकी आदत थी कि सबके चले जाने के बाद बैक डोर से वो दोनों स्नीक आउट करते थे। कई बार गार्ड से टकरा भी जाते थे। कभी डोर लॉक होता तो येकिन का पप्पी आइज प्लस प्लीज प्लीज मोड ऑन लगता और अंकल मजबूरन उनके लिए गेट खोल देते थे। तुम दोनों, नहीं नहीं, अब बच्चे नहीं कह सकते, पर तुम एल्यूमिनी भी स्कूल टाइम पे बहुत तंग करते थे। रोज रोज लास्ट में निकलते थे और बोलते थे कि ट्यूटोरिंग चल रही थी। अरे पूरी बिल्डिंग डार्क होती थी, कोई क्लास का लाइट ऑन नहीं। तुम लोग बाथरूम स्टॉल में ट्यूटोरिंग लेते थे क्या? येकिन ने अपना लेफ्ट फुट आगे किया और फाइची उसके शू लेसेस टाई करते हुए स्माइल करके बोला, हाँ अंकल, ट्यूटोरिंग ही थी, बहुत सीरियस वाली। सिक्योरिटी गार्ड अंकल हंस पड़े, फिर दोनों को एक पल तक घूर के बोले, तुम दोनों भाई हो ना, वैसे ही लगते हो, हर वक्त साथ में, जैसे एक ही पैंट के दो प्याजे। इस बार येकिन को ये भाई वाला टाइटल सुन के इतना बुरा नहीं लगा। शू लेसेस टाई होने के बाद फाइची खड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा दिए। एक दूसरे की आंखों में देखते ही दोनों समझ गए कि लोग क्यों कहते हैं कि ये दोनों भाई लगते हैं, क्योंकि जब सामने वाला होता है तो बस वही होता है उसकी नज़र में। स्कूल के अंदर घुसते ही येकिन सीधा कैंटीन की तरफ भागा, पर किस्मत देखो, स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ था और कैंटीन बंद थी। उसने विंडो के ग्लास पे हफ करके सांस छोड़ी, हाथ से धूल साफ की, फेस चिपका के अंदर झांका, लेकिन आंखें दुखने तक देखने के बाद भी काउंटर पे वो मिल्क फ्लेवर्ड लॉलीपॉप कहीं नहीं मिला। येकिन अभी भी बुरा मान के बोल रहा था, आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो सकता है? क्या ओनर बदल गए हैं? रीस्टॉक ही नहीं किया क्या? और तुमने मुझे जो लॉलीपॉप दी थी फिर वो कहाँ से आई थी? फाइची जवाब में बस मुस्कुरा दिया, बोला, सीक्रेट है। येकिन ने आंखें घुमाई, ताओबाओ से ही खरीदा होगा ना, चाइना में तो कन्वीनियंट है, ऑनलाइन सब मिलता है। फिर येकिन ने इस ट्रिप को एक छोटा टूर बना लिया। पता नहीं कहाँ से वो DSLR ले आया था और हर जगह फ़ोटो लेने लगा। फ्लैग पोल तक की पिक्चर ले ली और भाई की फ़ोटो कैसे छोड़ता। चेंग फाइची ने फिर से पीछे मुड़ के देखा। येकिन इधर उधर प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन उसके कान के टिप्स लाल हो गए थे। बस देख के समझ गया कि सीक्रेट फ़ोटो सेशन चल रहा है। फ़ोटोज़ लेने के बाद दोनों टीचिंग बिल्डिंग की तरफ गए। क्लास 2-1 और क्लास 2-2 अभी भी दोनों अलग बिल्डिंग्स में थे। येकिन ने बीच वाले कॉरिडोर पे 2-3 बार चक्कर लगाए, फिर फाइची का हाथ पकड़ के क्लास 2-1 की फ्रंट डोर के पहले विंडो पे ले आया। फिर बोला, मैंने तुम्हें पहली बार यहीं देखा था। येकिन ने क्लासरूम के अपोजिट कॉर्नर की लास्ट रो की तरफ इशारा किया, बोला, तुम बस वहाँ लेटे हुए सो रहे थे, मुझ पे एक बार भी नज़र नहीं डाली तुमने। चेंग फाइची को पता ही नहीं था कि येकिन ने उसे पहली बार ऐसे देखा था। उसे तो लगता था कि बस ट्रांसफ़र होने के बाद पढ़ाई और काम का बैलेंस नहीं बना पा रहा था, तो जब वो कभी थक जाता तो इवनिंग सेल्फ स्टडी में थोड़ी नींद पूरी कर लेता था। फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? फाइची ने पूछा। येकिन ने लिप्स कर्ल करते हुए कहा, तुम्हारी क्लास में इतनी शांति थी, मैं चीख भी तो नहीं सकता था ना, और उस वक्त मुझे लगा कि तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड चुरा रहे हो, तो मैं क्यों बुलाता तुम्हें? उन लफ्ज़ों में एक अजीब सी खट्टी मीठी फीलिंग थी जो फाइची को उन पुराने दिलों की याद दिला गई, जब येकिन उसके आसपास के सूटर से बचने के लिए बड़े बड़े स्टुपिड काम करता था। उसके लिप्स पे अपने आप एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसकी आंखें येकिन को प्यार से देखती ही रह गईं। येकिन ने कुछ देर तक वो गेज फील की और फिर फाइनली ऑकवर्ड हो गया। बोला, क्या क्या देख रहे हो मुझे? फाइची ने सॉफ्टली जवाब दिया, तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था उस दिन, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा देख लूँ, सिर्फ तुम्हें। और बस येकिन का चेहरा एकदम लाल, बिल्कुल बॉइल्ड श्रिम्प जैसा। उसने कैमरा उठा के अपना फेस छुपा लिया और दूसरे हाथ से फाइची को पुश करते हुए कहा, चलो ना, यहाँ खड़े होकर जम रहे हैं,
अब शाम ढलने लगी थी। दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड को बाय कहा और वापस उस फैमिलियर रास्ते पे चल दिए। पूरा दिन बकबक करने के बाद येकिन अब अचानक चुप हो गया। कॉर्नर पर पहुंचते ही फाइची ने देखा, उसने अपने बैकपैक का स्ट्रैप टाइट किया और समझ गया कि अब क्या होने वाला है। और सच ही साइड वॉक पे आते ही येकिन ने बैग का जिप खोला, अंदर हाथ घुसाया, काफी देर तक कुछ तलाश किया जैसे, और फिर एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बाहर निकाल लिया। बोला, ये वैलेंटाइंस गिफ्ट है। इतना कहकर उसने अपना नेक ऑकवर्डली दूसरी डायरेक्शन में घुमा लिया। फाइची के रिएक्शन देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बोला, कुछ खास नहीं है, बस कैजुअली, बस पहन लेना। फाइची ने बॉक्स लिया, खोला। अंदर एक मेंस वॉच थी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी करंट वॉच उतारी और अपना हाथ बढ़ाकर येकिन से कहा, जरा नई वाली वॉच तो पहना दो। और फिर हाथ उठा के अलग अलग एंगल से देखा। बोला, एक फ्लावर के बदले वॉच, मस्त डील है ना। येकिन जानता था कि फाइची को वॉच की ज़रूरत नहीं है और वो भी बस अपनी चीज़ों में से एक सुटेबल गिफ्ट चुनता है। पहली बार अपना कर्ज चुकाने के बाद बची हुई सेविंग से ये उसने चेंग फाइची के लिए ली थी। फाइची को सच में पसंद आता देख उसके दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा कूल बन के वो बोला, बस एक सिंपल गिफ्ट है। जब मैं फेमस हो जाऊंगा ना, तब 1 महीने तक तुम्हें रोज नई वॉच पहनाऊंगा, वो भी बिना रिपीट किए। चेंग फाइची बस हल्की सी मुस्कान के साथ सब सुन रहा था। येकिन का यूं बार बार उसे घर में रखने का मन, यही तो था उसका लिटिल सन, जो सपने में आसमान छूने की बात करता था। दोनों आराम आराम से चल रहे थे। एक रेड लाइट क्रॉस की और आ गए उस सड़क पर जो येकिन के पुराने घर का सबसे करीब रास्ता था। और यहीं फाइची ने महसूस किया कि येकिन एकदम चुप हो गया था। कुछ तो था जो अभी तक उससे निकाला नहीं था। भले ही येकिन कब का ये घर छोड़ चुका था, पर हर बार यहाँ आने पर एक अलग ही हिम्मत मिलती थी उसे, जो शायद कहीं और नहीं मिलती थी। हल्के धीरे स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पता नहीं पहले कौन रुक गया, पर दूसरा भी वहीं रुक गया और वहाँ सिर्फ गाड़ियों से गुजरते हुए टायर्स का शोर था। फिर येकिन ने फाइची की तरफ मुड़कर वो ग्लास जार बैग से निकाला जो काफ़ी दिनों से उसने छुपा के रखा था। बर्थडे प्रेजेंट। बोला, हैप्पी बर्थडे भाई। येकिन की उंगलियां, येकिन की आवाज़ दोनों थोड़ी सी कांप रही थी। थोड़ा सा कफ करके कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए वो बोला, बस एक नॉर्मल सा गिफ्ट है, कैजुअली प्ले कर लेना। फाइची ने जार लिया, बिल्कुल कैजुअली लिड खोला, एक छोटा सा स्टार निकाला और उंगलियों में घुमाने लगा। येकिन को उसकी रिएक्शन बिल्कुल प्लेन लगी। भूख सी लग गई उसके चेहरे पर इमोशन देखने की। बोला, थोड़ा सरप्राइज तो दिख सकते हो ना। उसने थोड़ा सा ब्रो चढ़ाते हुए पूछा। चेंग फाइची ने सोचा, फिर आंखें हल्की सी बड़ी की, थोड़ा मुंह खोला और बोला, वाह। लेकिन उसकी ये फेक सरप्राइज इतनी ऑब्वियस थी कि शायद कोई भी पहचान लेता। येकिन ने बस नज़र झुका ली, थोड़ा डिसअपॉइंटेड टोन में अपने आप को चेयर किया, वाह ग्रेट। लेकिन आवाज़ में ना बिल्कुल जान नहीं थी। उसने अपने आप को ही ब्लेम किया। अगर एक स्टार उसकी कोट पॉकेट से उस दिन ना गिर जाता तो शायद फाइची सच में आज सरप्राइज होता। और फाइची, उसे तो पता था उसके छोटे वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। प्यार में उसकी इज्जत बचाने के लिए फाइची ने हमेशा कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी थी। जैसे उसने कब का वो लीगो मैकेनिकल सेट देख लिया था जो बेड के नीचे ग्लास के कवर में रखा था, और नीचे एकदम सही तरीके से रखे हुए टेस्ट पेपर्स का स्टैक भी था। या फिर एक बार जब पास वाले रूम में आवाज़ हुई तो वो आवाज़ फॉलो करके गया और बुककेस के ड्रॉर में एक पुराना फ़ोन मिला। उसने स्क्रीन स्वाइप करके वो ऐड नोटिफिकेशन डिलीट की और स्क्रीन पे सिर्फ एक फ़ोटो चिपकी हुई थी। किसकी? उसकी अपनी। डिनर के बाद येकिन ने अपना मिशन शुरू कर दिया, स्क्रिप्ट हाथ में, फुल गुड स्टूडेंट मोड ऑन। अगले हफ्ते कैपिटल फिल्म एकेडमी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था और एक शॉर्ट स्किट के लिए लाइन डिलीवरी प्रैक्टिस करनी थी। प्रॉब्लम ये थी कि दोनों रोल्स एक साथ प्ले करते हुए वो बिल्कुल रोल में घुस नहीं पा रहा था। और जब देखा कि चेंग फाइची काम से फ्री होकर बुक पढ़ रहा है तो बस उसे खींच लिया। बोला,
मेरे साथ लाइंस रीड करो ना, फील लाना है। सीन भी थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा टेंस भी था। फाइची ने स्क्रिप्ट उठाई, 2 लाइन पढ़ी और फिर हल्की सी ब्रो चढ़ गई। कुछ सेकंड हेजिटेट करके वो ऑकवर्डली डायलॉग बोला, आई फ्लाई ओवर द गार्डन वॉल्स ऑन द विंग्स ऑफ लव। अरे नहीं नहीं, येकिन तुरंत बीच में कूद पड़ा और स्क्रिप्ट में नाम दिखाते हुए बोला, तुम जूलियट का पार्ट रीड करो। फाइची ने थोड़ा लिप्स प्रेस किए, अपने आप को कंपोज किया और जैसे ही टेक्स्ट रीड कर रहा हो वैसे टोन में लेकर बोला, बताओ तुम यहाँ कैसे आए, क्यों आए, और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें ज़रूर मार देंगे। येकिन ने तुरंत अपनी लाइन बोली, सर थोड़ा उठा के, आंख मार के, आई फ्लाई ओवर द गार्डन वॉल्स ऑन द विंग्स ऑफ लव, क्योंकि ब्रिक्स और स्टोन के वॉल्स कभी लव को ब्लॉक नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें उनके 20 तलवारों से ज़्यादा पावरफुल हैं। बस तुम मुझे टेंडरनेस से देखो तो ना उनके हाथ मुझे छू सकते हैं और ना ही उनका तीर दिल को। उस रात येकिन ने देर तक जाग के रिहर्सल की और जब आखिरी बार देखा तो वो स्क्रिप्ट को अपने फेस पे रख के सोफे पर ही सो गया था। फाइची ने सॉफ्टली स्क्रिप्ट हटा ली, उसे गोद में उठाया, रूम में ले गया और बेड पे सुलाने के बाद उसके बेड साइड रखे ग्लास जार को उठाया। बेड के कोने पर बैठकर जार को बड़े ध्यान से देखता रहा। ये छोटा सा लड़का जानता था कि उसके दिल में सबसे ज़्यादा क्या है और अपने तरीके से एक एक करके वो सब दे भी देता है। फिर चाहे उसकी ये स्मार्टनेस सिर्फ कभी कभी ही होती थी और बाकी टाइम वो सिर्फ सिली ही रहता था, लेकिन उसके छोटे छोटे गेस्चर्स सीधा उसके दिल के उस हिस्से को छूते थे जो कभी किसी को नहीं दिखते थे। उसे पता भी नहीं होगा कि ये बॉल ऑफ स्टार सिर्फ एक बर्थडे गिफ्ट नहीं थी। वो दिन वैलेंटाइंस डे का अगला दिन का था। फाइची एक अंधेरी रोड पर ऐसे ही एक जार हाथ में लिए चल रहा था। बाकी दुनिया अंधेरे में थी, सिर्फ उसके पाम में चमक रहा था एक छोटा सा यूनिवर्स। क्लॉक टॉवर ने मिडनाइट स्ट्राइक की, 12 बार घंटी बजी और उस वक्त वो बस चल रहा था। न सोच रहा था कि आगे क्या है, न ये याद था कि वो कौन है। बस एक ही थॉट था कि बस ये फीलिंग ना कभी ख़त्म ना हो। शायद उस रात उसने अपने सारे शैकल्स तोड़ दिए थे। पहली बार उसने अपने लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोला था। उसके लिए वो एडवेंचर भी था और उसका शायद रीबर्थ भी। और उस दरवाजे के पीछे उसने एक ऐसा ब्राइट स्पॉट पाया जो उसकी पूरी जिंदगी का 1% था, मगर वही परसेंट बन गया था उसका हर हार्ट बीट का रीजन। फाइची ने जार का लिड खोला, एक स्टार निकाला, अपनी फिस्ट में दबा लिया और जब क्लॉक का सेकेंड हैंड 12 पे आया तो उसने झुककर येकिन के फॉरहेड पर एक जेंटल चेरिशिंग किस दे दिया। सुबह का टाइम था। 5 दिन बाद येकिन इंटरव्यू साइट से बाहर निकला ही था कि डोर पे भीड़ में से कुछ फैन सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़े। कैमराज उठा के तस्वीर खींचने लगे, साथ ही सवाल भी बरसा दिए। बोले, एग्जाम कैसा गया, सेकेंड राउंड में कॉन्फिडेंट हो? येकिन ने सर स्क्रैच किया, थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, अंदर तो बस 17-18 साल की प्रिटी गर्ल्स और हैंडसम गाइज ही थे। मेरी एज पे तो मैं उनका अंकल बन सकता हूँ। वैसे भी कहते हैं ना, पीछे का वेव हमेशा आगे वाले वेव को धकेल देता है। कॉन्फिडेंस और कंट्रोल तो उन्हीं का हक है ना। एक लड़की तुरंत बोल उठी, अरे 23 के हो तो क्या हुआ, हमारे किन-किन के पास स्टेज का एक्सपीरियंस भी है और लाइफ का भी, जो तुम्हें उनसे एक कदम आगे रखता है और सीखना कभी लेट नहीं होता। येकिन थोड़ा शर्मा गया, हाथ हिला के बोला, अरे कहाँ, कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं, तुम लोग ही कमाल हो, मैं तो बस हवा में बातें बना लेता हूँ। तुम लोगों को तो करियर चेंज करके लेक्चरर बन जाना चाहिए। शायद तुम्हारा एनकरेजमेंट बहुत सारे भटके हुए युद्ध को वापस सीधे रास्ते पे ले आए। सब लड़कियां हंस पड़ी, हाथ हिला के उसे अलविदा कहा और याद दिलाया, आज रात प्रीमियर मिस मत करना। गाड़ी रोड पे आई तो येकिन को धीरे धीरे याद आया कि पिछले समर जो आइडल ड्रामा शूट किया था उसका टेलीकास्ट अब होने वाला है। उसने फ़ोन निकाला, फाइनल ट्रेनर ढूंढा और एक बार देखा, फिर कमेंट स्क्रॉल करने लगा। टॉप पे तो बस मेल फीमेल लीड्स के ही बातें थी, लेकिन नीचे सपोर्टिंग रोल्स का डिस्कशन भी था। एक कमेंट में लिखा था,
ये स्कूल यूनिफॉर्म वाला लिटिल ब्रदर क्या पिछले साल के यूथफुलनेस रैंकिंग में 10वें प्लेस पर था क्या? नीचे 10-10 रिप्लाई थे, जैसे किसी ने येकिन का पूरा बाइडू इंसाइक्लोपीडिया कॉपी पेस्ट कर दिया हो। साथ ही कुछ ऐसे फोटोज चिपका दिए जिनमें फिल्टर्स की लेयर 800 तक चढ़ी हुई थी। सच में एग्जैगरेशन नहीं था। फोटो जूम इन करो या जूम आउट, एक पोर तक नहीं मिला। येकिन खुद अपने फोटोज को देखकर कांप गया। ये फैंस तो कमाल है। इनकी आंखों के फिल्टर की लेयर तो शायद फोटो के फिल्टर से भी 800 गुना ज्यादा है। जब चेंग फाइची को येकिन का कॉल आया तो एस सिटी के एक होटल का वो इंस्पेक्शन कर रहा था। चाइनीज न्यू ईयर के बाद का टाइम था, होटल्स का वो छोटा सा सांस लेने का पीरियड, जब हॉलीडेज रश खत्म होता है और स्टाफ थोड़ा रेस्ट करके सिस्टम दोबारा सेट करके अगली ऑक्यूपेंसी पीक के लिए रेडी होता है। फ्रंट डेस्क पे 2 रिसेप्शनिस्ट शिफ्ट चेंज कर रही थी। स्टाफ लाउंज की तरफ चलते हुए टीवी पे आज रात आने वाले ड्रामा की बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सर उठा के देखा, सीधा सामने चेंग फाइची आ रहा था। एक सेकंड में दोनों के चेहरे की मुस्कान गायब, पोस्टर स्ट्रेट और एकदम स्टैंडर्ड वेलकम सर वाले रिस्पेक्टफुल नॉड। चेंग फाइची बस थोड़ा सा सर हिला के उनके बीच बना रास्ता क्रॉस करके आगे बढ़ गया। फेस पे वही यूजुअल स्टर्न एक्सप्रेशन। जैसे ही वो दूर गया, दोनों लड़कियों ने एकदम रिलैक्स किया और पहले वाले टॉपिक को भूल के नए टॉपिक पर गॉसिप पे आ गईं। बोली, हमारे कमांडर चेंग कितने हैंडसम है ना, पर इतना सीरियस फेस लेके घूमते रहते हैं, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को ही ना डरा दें। और तुझे कैसे पता कि उनकी गर्लफ्रेंड है? एक वेटर ने थॉटफुल टोन में बोला, मुझे तो लगता है मिस्टर चेंग अपने लवर के साथ प्राइवेट में बिल्कुल ऐसे नहीं होते होंगे। मैंने सुना है वो खुद कुकिंग करते हैं। लास्ट मंथ होटल किचन का culinary रिफॉर्म भी उन्होंने पर्सनली सुपरवाइज किया था। हाय, जो भी फ्यूचर में उनका पार्टनर बनेगा ना, वो कितना लकी होगा ना। इसी लकी बंदे का नाम लेते ही दूसरी तरफ येकिन फ़ोन पर एक ज़बरदस्त छींक मारता है। फिर अपनी नाक पिंच करके बोला, आज फिर से कैपिटल वापस नहीं आ रहे ना। उस फिर से में उसका पूरा गुस्सा छुपा था। फाइची ने कामली रिप्लाई दिया, ये काम खत्म होते ही अगले 1 महीना कैपिटल में ही रहूँगा। शायद अभी अभी स्टेज परफॉर्मेंस से निकला था, इसीलिए येकिन को थोड़ा चक्कर जैसा फील हो रहा था। वो थकान वाली डिजीनेस, जैसे एक पल के लिए दिमाग उसका ब्लैंक हुआ। फिर अजीब अजीब थॉट्स उसके दिमाग में आने लगे और वो खुद को इमेजिन करने से रोक नहीं पाया। कार सीट के पीछे झुक के ब्लैंक सी आंखों से रूफ को घूरते हुए उसने पूछा, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे उस वक्त नहीं मिलते तो क्या तुम मुझे खुद मिलने आते? ये बात उन दिनों की थी जब चेंग फाइची बस चाइना वापस आया था। शायद इसीलिए कि पिछले कुछ दिनों से वो इतना खुश था, इतना ज़्यादा कि कभी कभी लगता था कि जैसे सपना ही हो। उसके दिमाग में बार बार उनकी पहली मुलाकात का सीन आ जाता था। कभी शर्म आती थी जैसे वो फिर से उसी जगह खड़ा हो, और कभी लगता कितना लकी है वो। ये दुनिया इतनी बड़ी, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड, और फिर भी ऐसी जगह पे मिल जाना, ये सच में एक रेयर मिरेकल ही था। सोच के लगा भगवान ने उसके साथ काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक डर था, कुछ जवाब वो सुनना नहीं चाहता था। इसलिए जैसे ही चेंग फाइची ने कुछ बोलना शुरू किया, येकिन ने जल्दी से बात काट दी। मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। किसने पूछा, इसका क्या फर्क पड़ता है? चेंग फाइची ने भी और कुछ नहीं कहा। उसने येकिन का मूड थोड़ा लो नोटिस किया, थोड़ा सोचा, फिर टॉपिक बदल दिया और पूछा, इंटरव्यू कैसा था? बस ठीक ठाक, येकिन ने थोड़ी सी बेजान आवाज में बोला। सोच के ही थोड़ा उदास हो गया था कि आज रात फिर से एक खाली रूम में अकेला रहना पड़ेगा। फिर बोला, रूम के अंदर जितने लड़के लड़की थे ना, सब ना फ्रेश हरे प्याज जैसे थे, और मैं वहाँ खड़ा था जैसे कल का बचा हुआ डे लिली किचन में पड़ा हो। फाइची ने कहा, ऐसा मत बोलो अपने बारे में। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगले साल सही, एक्सपीरियंस जमा करना ज़रूरी है। येकिन ने आईब्रो उठा के कहा, आप जैसे बॉस लोग तो ना सिर्फ रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं। चेंग फाइची उसके इस डायलॉग पे हंसी नहीं रोक पाया। बोला, ये किसने कहा? स्क्रिप्ट में लिखा है
येकिन ने फ़ोन स्क्रीन पे नज़र डाली, स्पीकर फ़ोन ऑन किया और ट्रेलर में मील लीड के कुछ लाइंस उसके सामने पढ़ के सुना दिए। चेंग फाई ची सुन ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, वो टीवी ड्रामा जिसमें तुम हो आज से ही स्टार्ट हो रहा है ना? येकिन थोड़ा हैरान हुआ, बोला, हाँ, तुम्हें कैसे पता? चेंग फाइची ने जवाब नहीं दिया, बस होटल से बाहर निकलते हुए बोला, मेरे लिए अपने बारे में कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाओ। येकिन ने ट्रेलर के नीचे लिखे कमेंट्स वैसे ही पढ़ने शुरू किए जैसे अपने काम का रिपोर्ट दे रहा हो। ज़्यादातर कमेंट्स फैंस के थे जो शो रिकमेंड कर रहे थे। फिर उसे एक थोड़ा अलग कमेंट मिला, ये छोटा भाई गांव का नहीं लगता, इसमें तो एक नोबल यंग मास्टर वाली वाइब है जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अपीयरेंस और कॉस्ट्यूम उसके कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन येकिन को लगता था कि एक्टर को रोल के हिसाब से लगना चाहिए। इस बात ने उसका मूड थोड़ा और डाउन कर दिया। लेकिन चेंग फाइची का ओपिनियन उल्टा था। इंसान का टेम्परामेंट उसका अपीयरेंस या फिगर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर थोड़ा रुक के उसने और ऐड किया, तुम हमेशा मेरे पास एक पैम्पर्ड यंग मास्टर बन के रह सकते हो। उसके शब्दों में एक नेचुरल सा रिस्ट्रेंट था जो उसके सालों से डेवलप हुए काम नेचर के साथ परफेक्टली मैच भी करता था। लेकिन येकिन समझ गया, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो लाइंस में ज़ोर से बोलने पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग लोग और अलग सिचुएशंस में शब्दों से नहीं, दिल से फील होती हैं। चेंग फाइची ने कभी सीधा नहीं कहा, लेकिन उसके एक्शंस ने हमेशा एक बात क्लियर कर दी थी कि मेरे पास जो भी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब दे दूंगा। 2 घंटे बाद येकिन एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में बैठा था जब उसका फ़ोन बजा। जेंग यूए का कॉल था। छुट्टी मांग रहे हो? फिर से? मेरे बाबू, तुम्हें पता है ना बाहर क्या हो रहा है? वीबो पे इस साल के फिल्म एकेडमी के फ्रेशर पिक्स छाए हुए हैं और उनमें तुम भी हो। तुम घर बैठे बैठे सेल्फीज डाल के अपना नाम बना सकते हो, तो ये इधर उधर घूमने की क्या ज़रूरत है? क्या कल की हेडलाइंस में ये आएगा कि तुम इंटरव्यू के बाद ई फैमिली के हायर के साथ सेट हो गए हो? येकिन के कान जेंग यूए की नॉन स्टॉप फायरिंग से दर्द करने लगे थे। उसने क्विकली ईयरफोन्स लगाए, वॉल्यूम कम की और बोला, मैं और वो, हम दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। ये कोई कीपिंग का रिलेशनशिप नहीं है। फ़र्क क्या है? लोगों की नज़र में तो कीपिंग ही लगेगा ना। तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि ये क्या। येकिन ने सर झुका लिया, काफ़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पर मैं उसे मिस करता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। इस अजीब सी लाइन ने जेंग यूए को एकदम चुप कर दिया। डेब्यू के दिनों से ही येकिन ने अपने चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल का मास्क पहना था। अपने असली इमोशंस कभी किसी के सामने वो नहीं दिखाता था। और जब अर्ली डेब्यू में उसके खिलाफ बदनाम करने वाली बातें हुई थी तो ऐसा लगा जैसे एक रात में किसी ने उसके सारे शार्प एजेस घिस दिए हों और अपने उम्र से ज़्यादा उसे मैच्योर बना दिया हो। जेंग यूए ने जब ये अनएक्सपेक्टेड रीज़न सुना कि येकिन अपना प्लान फॉलो नहीं करेगा तो वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, समझ ही नहीं पाई कि क्या बोले। थोड़ी देर बाद उसने सिर्फ एक हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, जाना है तो जाओ, बस ढंग से कवर हो जाओ और किसी को अपनी फ़ोटो मत लेने देना। मास्क के ऊपर से दिख रही येकिन की आंखें हल्की सी मुस्कान में चंद्रमा के 2 क्रिसेंट जैसी बन गई थी। थैंक यू सिस्टर यूए, उसने कहा। फ्लाइट ऑन टाइम टेक ऑफ हुई थी। जब प्लेन के व्हील्स ज़मीन से उठे और विंग्स खुल के आसमान की तरफ फैल गए तो येकिन ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया जैसे उसका बॉडी और साउल दोनों प्लेन के साथ साथ ज़मीन के कंट्रोल से आज़ाद हो रहे हों। शायद ये वेटलेसनेस का स्टेट ही होता है जो दिमाग और दिल को एकदम हल्का कर देता है और सोचने का एक परफेक्ट मोमेंट भी दे देता है। उसने सोचा, बस 2 घंटे पहले जो मैंने चेंग फाइची से फ़ोन पे सवाल पूछा था कितना फ़नी था। ये सोच के उसके दिल में जो कई दिनों की वरीज थी, जो उनके बीच का गैप का डर था, सब एक पल में छोटा लगने लगा। उसे याद आया जब उसने अपनी माँ की चीज़ें सॉर्ट करते वक्त एक किताब के टाइटल पेज पे लिखा हुआ देखा था, जब तुम किसी से प्यार करते हो तो सांस लेना भी हिम्मत बन जाता है। और येकिन भी वैसा नहीं था जो ज़्यादा देर तक 2 रास्तों के बीच उलझा रहे।
रिकंसिलिएशन हमेशा क्रैक्स छोड़ता है और हमेशा किसी को पहले स्टेप लेना पड़ता है, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है कि पहले कौन बने? पास सिर्फ याद किया जा सकता है, वापस नहीं लाया जा सकता। और हर गुजरता दिन उनके पास बचा वक्त कम कर रहा था। हर मिनट, हर सेकंड वर्थ होल्डिंग ऑन टू। प्लेन स्मूथ तरीके से ऊपर उड़ा जा रहा था। येकिन ने आंखें बंद की, अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड में पहने रिंग को छुआ और लंग्स में भरी सांस को धीरे से रिलीज कर दिया। उसने ज़िंदगी में बहुत फ्लाइट्स ली थी, बहुत जगह घूमा था और जितना ज़्यादा उसने दुनिया की वास्टनेस देखी उतना ही अपने आप को छोटा महसूस किया। हवा जहाँ ले जाए वहाँ चला जाता था, लेकिन आज पहली बार वो अपनी डेस्टिनेशन को लेके इतना श्योर था। जहाँ तुम हो वहाँ मैं आना चाहता हूँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं रुकना चाहता हूँ। हे गाइस, आई होप आपको आज का ये लास्ट एपिसोड बहुत बहुत पसंद आए। और अगर सच में पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट की प्लीज़ भरमार कर देना। तो जल्दी ही मिलती हूँ नई कहानी के साथ। गुड नाइट।